हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था उसको आज पूरा वाइंड अप कर देंगे। तो ब्लड के बारे में हमने देखा, ब्लड वेसल्स देखी, हार्ट देखा, हार्ट बीट पढ़ी। आज पल्स के बारे में भी देखेंगे। ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं वो हमने देख लिया था। सबसे पहले तो हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक एक्टोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। तो जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से रहती है? वो रहती है फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्म से हमारा ब्लड डेवलप करता है। कनेक्टिव टिश्यू है ये एक, ठीक है। संयोजी ऊतक भी इसको हमने बोला था, संयोजी ऊतक किसको? ब्लड को बोला था। वॉल्यूम कितना रहता है? तो 4 से 6 लीटर तक का रहता है। लगभग बॉडी का जो वेट है उसका 1/8 रहता है। पीएच अगर देखें तो 7.35 टू 7.45 तक की रहती है। उसके बाद सॉरी, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की अगर बात करें तो आरबीसी की प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। वो जो बोन होती है ना, बोन, उसके अंदर क्या होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो जो किडनी होती है, किडनी ये क्या करती है? सबसे पहले तो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है, और इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? बोन मैरो को मैसेज भेजता है कि आरबीसी की प्रोडक्शन करो। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी का, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। फीटस के अंदर अगर देखें तो लीवर एंड स्प्लीन है। चाइल्ड के अंदर अगर देखें अप टू 5 ईयर्स तो बोन मैरो जो होता है सभी बोन्स का, उसमें डेवलप हो रही होती है। फिटस के अंदर लीवर एंड स्प्लीन में आरबीसीज बनती हैं। चाइल्ड के अंदर बोन मैरो जो होता है सभी बोन्स का, उनमें बनती है। और अगर एडल्ट में जैसे हम लोग आ रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? रेड बोन मैरो जो होता है लॉन्ग बोन्स का, लंबी लंबी हड्डियों का, जैसे आपकी फीमर है, हिप बोन है, तो जितनी भी लंबी लंबी हड्डियां हैं उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? वो मिल जाता है बोन मैरो। इसके बाद ये देख लो, ये होती है आपकी बोन। ये बोन का स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रेड मैरो दिख रहा है ना, ये आपका रहा रेड मैरो। रेड मैरो क्या करता है? आरबीसी की फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन करता है, और उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद पॉलीसाइदेमिया हमने देखा था कि अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाता है। वैसे अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाता है तो उसको बोल दिया था इरिथ्रोपीनिया। अब आपका जो आरबीसी होता है उसके अंदर हमने क्या देखा था? एक पिगमेंट होता है आयरन। आयरन के अंदर, सॉरी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है आयरन। अब एक हीमोग्लोबिन के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच कर सकता है। हर एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। नॉर्मल ब्लड के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ब्लड में आपको लगभग 13 से लेके 15 ग्राम तक का जो है हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। अगर आप 100 ml खून ले लेते हो तो उसके अंदर कितना मिलेगा आपको? तो 13 टू 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो आपको मिल जाता है। एक आरबीसी के अंदर अगर देखें, एक रेड ब्लड सेल के अगर अंदर देखोगे तो आपको लगभग 250 मिलियन हीमोग्लोबिन्स मिल जाते हैं। 250 मिलियन हीमोग्लोबिन्स मिलते हैं। तभी तो 15 ग्राम करना है ना, तो सोचो कैसे करेंगे उसको? ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो एक आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल के अंदर आपको लगभग कितने? 250 मिलियन जो हीमोग्लोबिन है वो मिल जाएंगे। ये हमने देख लिया था कि ब्लड होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। रेड वाला जो होता है उसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। लगभग 38 टू 48% जो है वो आरबीसी ही होते हैं। फिर वाइट ब्लड सेल देखे थे, ल्यूकोसाइट देखे थे, प्लेटलेट देखे थे, तो इनका नंबर 2% से कम रहता है। फिर देखा था प्लाज्मा, येलोइश कलर का जो मटीरियल होता है ब्लड के अंदर, 50 टू 62% क्या रहता है? प्लाज्मा ही रहता है। तो ये सारा हमने कहाँ देखा था? एक ब्लड वेसल के अंदर देखा था। तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। पर अगर प्लाज्मा की बात करूं तो उसके अंदर वो जो आपने देखा ना, ये वाला पार्ट, येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा था आपको 50 टू 62% वाला, इसको ही हमने बोला था प्लाज्मा। अब अगर इस येलोइश मटेरियल को मैं उठा लूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो देखनी हो तो इसमें 90% तो वाटर मिलेगा। स्ट्रॉ कलर का होता है, जैसे घास फूस देखी होगी ना आपने येलोइश कलर की, उसकी तरह इसका कलर होता है। क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है? तो सॉल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिएंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसी प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद ब्लड सेल्स भी हमने देखी, तो 3 तरह की ब्लड सेल देखी। कौन कौन सी? एक देखी आपने आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये वाली। 38 टू 48% क्या था आपके पास? आरबीसी। इसके अंदर क्या था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी एलिमेंट थी? वो थी आपकी आयरन। ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट्स आ जाएंगे यानी कि आपके रेड ब्लड सेल आ जाएंगे, ल्यूकोसाइट आ जाएंगे यानी कि वाइट ब्लड सेल आ जाएंगे, वैसे ही प्लेटलेट्स आ जाएंगे। अगर प्लाज्मा के अंदर आप प्रोटीन देखोगे तो 3 तरह की प्रोटीन मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? तो इसको आप याद रख सकते हो कैसे? फैग से, FAG।
F फॉर फाइब्रिनोजन, A फॉर एल्ब्यूमिन एंड G फॉर ग्लोब्यूलिन। क्या क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे फाइब्रिनोजन, दूसरे को बोलेंगे एल्ब्यूमिन, और तीसरे को हम क्या बोल देंगे, दैट इज़ योर ग्लोब्यूलिन। अब सबसे पहले फाइब्रिनोजन का अगर काम देखें तो इसका मेन काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करना। मतलब अगर हमें चोट वोट लग जाती है हाथ के ऊपर, तो वो जो ब्लैक कलर का थक्का सा नहीं बन जाता, दैट ब्लैक कलर इज बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइबर में कन्वर्ट कर जाता है और यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा वूंड होता है उसको हील कर देता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन्स देखेंगे। ग्लोब्यूलिन्स का जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। अगर एल्ब्यूमिन्स को देखेंगे तो फैटी एसिड हो गए, हार्मोन हो, इनको कैरी करने का काम करता है। इनको भी तो कोई कैरी करेगा ना, तो कौन कैरी करता है, वो आपकी एल्ब्यूमिन्स करती हैं। तो एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और आपका दैट इज़ योर ग्लोब्यूलिन, ये किसके पार्ट आ जाते हैं, ये आपकी प्लाज्मा प्रोटीन के पार्ट आ जाते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक तो इलेक्ट्रोलिटिक आयंस होती हैं, सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, क्लोराइड आयन आ गए, तो देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, वाटर होता है, 90% तो वाटर ही था। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बाकी की 10% में आई, 90% क्या था अपने पास, वाटर ही था। ठीक है, दिस इज़ योर प्लाज्मा प्रोटीन। आरबीसी की अगर बात करें, रेड ब्लड सेल की बात करें, तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना थ्रू आउट बॉडी। रेड होता है कलर में क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट है। डिस्क शेप होती है, कुछ ऐसी बैठी सी हुई होती है। ठीक है, ऐसे देखे लगेगा आपको जैसे डिस्क रखी हुई हो, अंदर से पिचकी हुई होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। जैसे ये बनेगा ना जिस दिन आरबीसी बोन मैरो के अंदर, उस दिन तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर नरिशमेंट प्रोवाइड करने के चक्कर में जो आरबीसी होते हैं उनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, और न्यूक्लियस एब्सेंट बोलते हैं फिर हम आरबीसी के केस में। अगर आप लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन आपको लगभग 120 डेज़ का मिल जाता है। कितना मिल जाएगा, 120 डेज़ का मिल जाता है। अगर बात करें इनके नंबर की तो 1.5 to 3 लाख तक का इनका नंबर रहता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इनका नंबर रहता है पर ml ऑफ ब्लड। उसके बाद WBC वाइट ब्लड सेल, ये आपको मिलेंगे 5000 से लेके 6000 mm ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 5000 से 6000 तक मिलते हैं, कम होते हैं। ये सोल्जर की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, मतलब ये ऐसे करते, इनका जो मेन काम रहता है वो क्या रहता है, बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से बचा के रखने का। तो जैसे ही बॉडी को कोई इन्फेक्शन लगता है उन्हें, वो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, कोई मर्जी यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो जिसकी वजह से जो WBC होते हैं वो अपने एक्शन में आ जाते हैं और उसको किल करने की ट्राई करते हैं। फिर ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। अगर इसके न्यूक्लियस देखें तो वो अमीबॉइड न्यूक्लियस होते हैं। अमीबॉइड का मतलब है इसमें आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगी न्यूक्लियस की, अभी क्या क्या मिलेंगे वो देखनी है वन बाय वन। लाइफ स्पैन देखोगे तो 10 से 13 दिन का भी हो सकता है। इवन कुछ सेल जो होती हैं इसकी वो होती हैं मेमोरी वाली सेल्स, मतलब उनको पूरी घटनाएं याद रह जाती हैं। तो अगर घटना याद रह रही है तो इसका मतलब है कि वो अगर दोबारा से इन्फेक्शन आता है सेम तो वो उसको पता कर लेती हैं। तो ये कुछ दिनों के लिए भी रह सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए भी रह सकते हैं, कुछ महीनों के लिए भी रह सकते हैं, एंड इवन कुछ सालों के लिए भी रह सकते हैं, बहुत सालों के लिए भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास मेमोरी भी होती है। अब ल्यूकोपोइसिस क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस क्या देखा था, इरिथ्रो मतलब रेड की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, तो मतलब प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल, उसको हमने क्या बोल दिया था, इरिथ्रोपोइसिस। वैसे ही एक आएगी ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस का मतलब है जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ WBCs इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एडल्ट्स के अंदर आपको लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल, बोन मैरो ये सब मिल जाएगा, जो क्या बनाएंगे आपके WBCs को बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया, बोन मैरो हो गया, ये सब क्या करते हैं, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ WBC। एडल्ट के अंदर लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल यहाँ पे हो जाते हैं ना, बोन मैरो, ये सब क्या करते हैं, WBC की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फीटस के अंदर अगर देखोगे तो लीवर और स्प्लीन इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ इस तरह से आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, पर हम इसको पहले इमेजेस से देखेंगे। कैसे देखेंगे, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA सभी ने सुना होता है। तो ये जो पहली टाइप दिख रही है आपको, इसको देखो, इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं क्या, तो नो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में आपको ऐसे छोटे छोटे दाने नहीं दिखेंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, जिनके अंदर कण एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट ये दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं मोनोसाइट और दूसरा जो होता है उसको बोल देते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, ये दो टाइप्स रहेंगी। कौन से टाइप की, ए ग्रेन्यूलोसाइट। इनके अंदर क्योंकि क्या है, ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट है, इनके अंदर एब्सेंट है दोनों के अंदर, तो इनको बोल दिया हमने ए ग्रेन्यूलोसाइट।
साइट। तो MLA से याद रख लेना, MLA, M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A ग्रेन्युलोसाइट। जबकि इन तीनों को अगर देखोगे, इजाइनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल, इजाइनोफिल को एसिडोफिल भी बोल देते हैं। इन तीनों में आपको छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। तो इनको बोल देंगे कि ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे आपके ग्रेन्युलोसाइट में। ये किस में आ जाएंगे, ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएंगे। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होती है, तो जब WBC का नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और जब नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जो आपका प्लेटलेट होता है ये क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको इंजरी हुई, फिर आप क्या करते हो, एकदम से प्रेशर देते हो ना ताकि वो ब्लड का फ्लो रुक जाए। तो अगर तो इंजरी होगी सुपरफिशियल तो जो ब्लड होता है वो विद इन 2 to 3 मिनट रुक जाता है। पर अगर थोड़ा सा डीप कट हुआ तो उसको 10 मिनट भी लग सकते हैं। कई बार बीच बीच में निकलता रहता है ब्लड, नोटिस किया होगा आपने। वैसे ही कई बार तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होते हैं, फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, टिपिकल सिचुएशन हो जाती है, क्रिटिकल वाली सिचुएशन हो जाती है उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कट लगा हुआ है ये वाला, इस कट को हील करने के लिए, वूंड करने के लिए क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं प्लेटलेट्स। क्या आते हैं, प्लेटलेट्स। यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं आपके प्लेटलेट्स। तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट क्या करते हैं, हीलिंग ऑफ वुंड में हेल्प करते हैं। कैसे कर रहे हैं, ये देखो, ये नॉर्मल ब्लड वेसल थी पर इसको चोट लग गई इधर। जब चोट लग जाती है तो उस केस में प्लेटलेट बाहर आने लगते हैं, पर जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हो ये प्लेटलेट का फ्लो रुक जाता है और सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे पंक्चर होके आ जाते हैं, मतलब खुद को फाड़ देते हैं और जो उसके अंदर मटीरियल होता है उसको सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। और थोड़े दिन में आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया होता है ना चोट के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन किसका कॉम्पोनेंट है, तो वो प्लेटलेट्स का ही कॉम्पोनेंट है, जो आपके प्लेटलेट्स हैं उन्हीं का कॉम्पोनेंट होता है। एंड फाइब्रिन जो होता है वो आपके प्लेटलेट्स का ही कॉम्पोनेंट रहता है, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट का नाम क्या था, तो थ्रोम्बोसाइट था, ठीक है। अब देखो इसका और पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है, और जैसे ही चोट आपकी जो वुंड थी वो ठीक हो जाती है, ठीक होने के बाद वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस खुद ही नीचे गिर जाता है। तो ये सारे काम किसने किए, ये किए प्लेटलेट्स ने। लाइफ स्पैन कितना होता है प्लेटलेट्स का, तो वो रहता है 5 to 9 डेज तक का। थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बो यानी कि थ्रोम्बोसाइट की बात हो रही है, तो जो थ्रोम्बोपोइसिस है उसमें हम क्या देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स बन रहे हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या हो जाएगी, नंबर इंक्रीज कर गया, पीनिया लग गया तो मतलब नंबर डिक्रीज कर गया, वो तो सेम ही रहेगी चीज़ इस तरह से। अब क्या हुआ, ब्लड वेसल में होगी पंक्चरिंग, ठीक है। आपको क्या हुआ, सबसे पहले तो ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा लिख लो या फिर लिख सकते हैं इंजरी। ट्रॉमा सेंटर देखे होंगे आपने हॉस्पिटल के अंदर, तो इंजरी होगी सबसे पहले। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, जो प्लेटलेट्स होंगे वो प्लग बनाने की ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, प्लग बनाने की ट्राई करेंगे। और यहाँ पे एक रिलीज होगा सब्सटेंस जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। वैसे तो थ्रोम्बोकाइनेज वगैरह भी होता है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस होती है, विटामिन के की प्रेजेंस होती है, इन सब की प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाते हैं, थ्रोम्बिन बनाएंगे। थ्रोम्बिन फर्दर क्या करते हैं, आगे चल के फाइब्रिनोजन को एक्टिव करवाते हैं। फाइब्रिनोजन जो होते हैं पहले तो इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल का मतलब है कि वो घूम रहे थे फ्रीली आपके ब्लड के अंदर मिक्स होके, पर जब चोट लगती है तो फाइब्रिनोजन को कैल्शियम आयन की प्रेजेंस, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइब्रिन के अंदर, एक रेशमदार चीज़ के अंदर, ठीक है, रेशम जैसा बना दिया जाता है। और वो क्या करता है, फिर सारा का सारा प्लग हो जाता है एट द ब्लड वेसल, और इस तरह से जो वुंड है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। तो दैट इज़ द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ योर ब्लड वेसल की जो पंक्चरिंग हुई थी। तो फाइब्रिनोजन तो ब्लड के अंदर होता है, पर जब चोट लगती है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। किसकी प्रेजेंस में, अगेन कैल्शियम आयन होंगे, कैल्शियम के अलावा आपका क्या रहेगा, दैट इज़ योर विटामिन के। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर जो चोट लगी होती है उसके ऊपर ऐसे पट्टी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये पट्टी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसी को हम बोलते हैं, वो जो ब्लैक कलर का थक्का बनता है, ठीक है, ब्लैक कलर का जो क्लॉट बनता है, दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ योर, कि अगर चोट लग जाए तो कैसे प्लेटलेट्स काम करते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है, तो ऑक्सीजन वगैरह कैरी करना, न्यूट्रिएंट कैरी करना, इवन वेस्ट को भी कैरी कर लेता है, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, WBC प्रेजेंट है। प्लेटलेट ने क्या किया, बचाया ना हमें, इंजरी से, चोट लगी थी उससे हमें बचाया। WBC ने क्या किया, ये सोल्जर की तरह एक्ट कर रहे थे। सोल्जर का मतलब है ये क्या कर रहे थे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे थे। कोई भी बैक्टीरिया या फिर आपका वायरस इम्पैक्ट कर रहा था बॉडी को तो ये एक्टिवेट हो रहे थे। टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा WBC की एक और चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लगभग 60 to 70% तक रहता है न्यूट्रोफिल, ये वाला स्ट्रक्चर। इसकी अगर लोब्स देखो तो मल्टीपल लोब्स मिलेंगी आपको। वहीं पे इजाइनोफिल अगर नोटिस करोगे आप तो इजाइनोफिल के अंदर क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, जो हॉर्स शू होता है ना उसकी तरह शेप होती है इसके न्यूक्लियस की। तभी तो बोला अमीबॉइड, ये देखो यहाँ पे अलग शेप है, यहाँ अलग शेप है, पर दो की आपको याद रखनी है, इजाइनोफिल एंड न्यूट्रोफिल की। तो ये ओवरऑल आपके WBC का था। ब्लड वेसल्स हमने पूरी डिटेल में कर ली थी। आर्टरी क्या करा करती थी, हार्ट से सभी ऑर्गन के लिए ब्लड लेके जाता है, जबकि वेन क्या करता है, हार्ट के पास सभी ऑर्गन से ब्लड लेके आता है। आर्टरी के अंदर ब्लड जो था वो रैपिडली फ्लो कर रहा था और जर्क्स के साथ झटके दे दे के फ्लो कर रहा था, जबकि वेन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो होता है, ठीक है, आराम आराम से चल रहा होता है। तो तभी तो जो ब्लड डोनेशन होता है वो वेन्स के थ्रू लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं होता। तो और ऊपर से जो वेन्स होती हैं उसकी जो वॉल होती है वो भी हमने देखा पतली होती है, तो इंजेक्शन लगाना इज ईजी, जो सुई होती है उसको यहाँ पे प्रिक करना ईजी हो जाता है। तो दैट इज़ द ओवरऑल फंक्शन ऑफ योर वेन्स। वॉल जो होती है आर्टरीज के केस में थिक होती है, इलास्टिक होती है, वेन्स के केस में पतली होती है और कम इलास्टिक होती है, क्योंकि उसको इलास्टिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट के पास। पर आर्टरी से क्या था, ब्लड पूरे ऑर्गन्स के अंदर जा रहा था, सारे के सारे ऑर्गन्स के अंदर जा रहा था। अब जस्ट बिकॉज वॉल थिक थी आर्टरी की तो उस वजह से जो ल्यूमेन था वो भी कैसा था, छोटा था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और साथ में कोलैप्स नहीं करता। पर जब डेथ होती है तो इसके अंदर कोई ब्लड नहीं होता, क्योंकि हार्ट की तो फंक्शनिंग ही रुक गई ना। तो जो आर्टरी के अंदर ब्लड जाना था वो तो हार्ट से जाना था। अब जब हार्ट ही पंप करना बंद कर चुका है तो ये सूख जाएंगी और सारी की सारी जो ब्लड होती है वो आपको कहाँ मिलेगी, वेन्स के अंदर मिलती है। तो जिस तरफ को बॉडी का ज़्यादा वजन पड़ा होता है उस तरफ को आप नोटिस करोगे ब्लू कलर के पैचेस बन जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना, क्योंकि आर्टरी तो हार्ट से लेके जा रही थी ब्लड को, पर यहाँ पे वैसा केस नहीं होगा। वेन्स के केस में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या था, वॉल थिन हो जाती है, कम इलास्टिक रहती है, ल्यूमेन वाइड हो जाता है क्योंकि वॉल ही थिन है। तो अगर वॉल पतली है तो उसके बाद ल्यूमेन जो होगा वो वाइड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आपको मिलेगा, ये कोलैप्स कर सकती है और ब्लड से भरी होती है इवन आफ्टर डेथ। तो ये देखो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो इनकी, जो आर्टरी एंड वेन्स हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी। फिर हमने हार्ट का पूरा मैकेनिज्म देख लिया था, हार्ट बीट देखी थी। हार्ट बीट कब होती है, जब हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और दूसरा कब करता है, जब रिलैक्स होता है, continuous contraction as well as relaxation that lead to the formation of heartbeat. एक्सपेंशन होती है जब हार्ट की तो उसको बोल देते हैं डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो उसको बोल देते हैं सिस्टोल। अगर एक चीज़ देखें, जो ऑरिकल हैं आपके वेंट्रिकल हैं, ये डायस्टोल और सिस्टोल जाते रहते हैं सेपरेटली। पहले सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, सिस्टोल होगा, फिर डायस्टोल होगा, सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा। तो ये जो पूरी चीज़ है ये क्या बनाती है, हार्ट बीट को बना देती है। हमारा हार्ट एटलीस्ट 70 to 72 पर मिनट जो है बीट करता रहता है, 80 भी हो सकता है इन केस ऑफ फीमेल्स। एक्सरसाइज करते हैं या हमें एक्साइटमेंट हो रखी होती है तो उस टाइम पे जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। स्टेथोस्कोप जो होता है उसका यूज़ करते हैं हम फॉर व्हाट, फॉर मेजरिंग हार्ट बीट। लो पिच की साउंड आती है और हाई ड्यूरेशन की आती है। मतलब जो पिच है वो तो लो रहेगी पर टाइम जो होगा वो थोड़ा लंबा रहेगा, जैसे लब, फिर बोलेगा डप, लब डप, लब डप। तो लब में क्या आ रहा है, पिच तो लो है पर डप जो है वो थोड़ा डीप है, मतलब उसकी पिच तो ज़्यादा है। इसको दोबारा देख लो, देखो ऐसे आएगी लब डप, लब डप। तो इसका मतलब है लब जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा लंबी देर के लिए बोल रही हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर जो पिच है वो शांत सी है लब, ठीक है, शांत मिलेगी आपको, कम मिलेगी। जबकि मैंने जब बोला डप डप ऐसे बोला तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम तो कम लग रहा है, ड्यूरेशन तो कम है, पर पिच काफ़ी हैवी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से ये लब और डप सुनी जाती है बाय डॉक्टर्स। बाकी हमने देख लिया था लब कब प्रोड्यूस हो रही थी, जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया था, ब्लड को कहाँ डाल दिया था, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दिया था रिस्पेक्टिवली। तो जब ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व बंद हो रहे थे तो उस पर साउंड आ रही थी लब की। और जब
आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को भेज दिया था आयोटा के अंदर, तो ये जो सेमी ल्यूनार वेल्व थे ये जब बंद हुए थे तो उससे क्या साउंड आई थी, उससे आई थी डब की। हार्ट बीट जो होती है उसको स्पेशल टाइप ऑफ मसल कंट्रोल करके रख रहे थे और उसका नाम था SA नोड, साइनोएट्रियल नोड। और एक SA नोड जो था वो क्या कर रहा था, AVN के पास मैसेज भेज रहा था, यानी कि आपका एट्रियो वेंट्रिक्यूलर या फिर ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर नोड। तो सैन को हमने बोला था पेस मेकर एंड AVN को हमने बोला था पेस सेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमने देख ली थी। नाउ पल्स क्या होती है, पल्स आप अपने अगर थंब के इस तरफ देखोगे, रेडियस वाली हड्डी होती है आपकी, जो थंब वाली साइड दो हड्डियाँ होती है ना आपकी बाजू के अंदर, जो थंब की साइड होती है दैट इज़ योर रेडियस वाली हड्डी। तो वहाँ भी हम अपनी आर्टरी को फील कर सकते हैं, करते हैं ना चेक डॉक्टर्स वहाँ पे ऐसे हाथ रख के। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरी है वहाँ पे आप फील करोगे कि थ्रॉब्स आते हैं, तो वो थ्रॉब काउंट करे जाते हैं पर मिनट के हिसाब से। झटके से ब्लड जा रहा होता है, ऐसे जाता है, ये ब्लड वेसल है तो एकदम से आएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये थ्रॉब्स मिलेंगी और इन थ्रॉब्स का नंबर भी कितना रहता है 72 थ्रॉब्स पर मिनट। तो जितनी हार्ट बीट होती है उतनी यहाँ पे थ्रॉब्स मिलेंगी आपको, तो नंबर ऑफ थ्रॉब्स को काउंट किया जाता है पर मिनट। पल्स रेट जो होता है वो इक्वल होता है टू हार्ट बीट। पल्स ऑक्सीमीटर का इसका यूज़ किया जाता है। नाउ ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो एग्जर्ट करता है ब्लड, ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर प्रेशर को एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज़ योर ब्लड प्रेशर। और mm/Hg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के साथ इसको मेजर करा जाता है। जब पंप सा दबाया जाता था, एक बेल्ट सी लगाई जाती थी बाजू के ऊपर, ब्रेकियल आर्टरी होती है वो, ब्रेकियल आर्टरी पे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ब्रेकियल आर्टरी। तो ये जो ये मर्क्यूरी सा था ना, ये ऊपर 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 ऐसे उठता रहता था। और अगर तो आ रहा है 120/80 mm/Hg तब तो ठीक है कंडीशन, पर ऊपर या नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो हाइपोटेंशन है, और अगर ऊपर आ रहा है तो उसको बोलते हैं हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। अब तो मशीन्स आ गई इसकी, ठीक है, पहले स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज़ हुआ करता था, ये वाली मशीन लेके आते थे डॉक्टर्स। अब यहाँ पे डिजिटल आ गए हैं जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है 119/79, तो मतलब 120/80 के आसपास ही है, तो ठीक है ये, ठीक है। और साथ में पल्स रेट देखो, पल्स भी आ जाती है इस पर, 70 लिखी है तो हमने अभी पढ़ा कि 72 ही होती है पर मिनट, तो ये भी ठीक है चीज़। तो ब्रेकियल आर्टरी पे क्या किया जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। ये जो कफ होता है ना, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको कहाँ पे लगाया जाता है, आपकी बाजू के ब्रेकियल आर्टरी पे लगाया जाता है। तो हमने क्या देखा, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, एक एंट्री होगी एक ही एग्जिट होगा, दैट इज़ योर सिंगल सर्कुलेशन। पर डबल सर्कुलेशन हमने देखी, एक बार यहाँ पे एंट्री हो रही थी राइट, और एक बार यहाँ पे एंट्री हो रही थी, ठीक है। उसके बाद एक एग्जिट यहाँ से हो रहा था और दूसरा एग्जिट यहाँ से हो रहा था, तो दो एग्जिट थे, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। चैम्बर्स हमने देख लिए, कितने मिले हमें, 4 भी मिले, 3 भी मिले, ठीक है, और 2 भी मिले, तो ये चैम्बर्स हमने देख लिए। सो नाउ योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज फुल्ली कंप्लीट। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।